नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, आपको मालूम ही होगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी खुदनुश्त लिखी है और एक किताब लिखी है जिसको काफी चर्चा है। खासतौर से वो सचिन तेंदुलकर जो अपने पूरे क्रिकेट कैरियर के दौरान कभी तनाज़े का शिकार नहीं हुए। इस किताब के बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, खासतौर से चैपल के हवाले से। जिस तरह से चैपल पर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जब तक वो हिंदुस्तानी टीम के कोच रहे तब तक टीम में फूट डालने की कोशिश रहे और एक कप्तान को हटाने की बात 2007 के वर्ल्ड कप से पहले की गई। हालांकि ग्रेग चैपल ने, हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, इससे साफ इनकार किया है, इसीलिए कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। और भी बहुत सारी बातें इस किताब में सचिन तेंदुलकर ने लिखी हैं। जहां तक तनाजात की बात है तो उससे हटकर एक दिलचस्प बात सचिन तेंदुलकर ने एक और लिखी है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान में जाने की बात की जाए तो सबसे पहले वो पाकिस्तान के लिए खेले। दरअसल ये बहुत दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। सचिन ने अपनी किताब में लिखा है कि बेशक 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खेलकर अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया, लेकिन 1987 में जब पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान के दौरे पर आई थी तो इमरान 11 और कपिल 11 का एक मैच चल रहा था। पाकिस्तान की फील्डिंग थी, पाकिस्तान के दो खिलाड़ी जावेद मियांदाद और एक और खिलाड़ी किसी वजह कर बाहर चले गए थे मैदान के, और इमरान खान ने सचिन तेंदुलकर को कहा था कि जाओ जाकर फील्डिंग करो। लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर भेजा भी था, हालांकि मिड ऑन पर एक कैच उछला था जिसे वो पकड़ नहीं पाए और उन्होंने काफी देर तक पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की। बहरहाल इंटरनेशनल मैच नहीं था, लेकिन इसे एक दिलचस्प बात सचिन तेंदुलकर ने माना है। हम पूरे इस किताब पर चर्चा करेंगे और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में इस प्रोग्राम के हम चर्चा करेंगे कि टीम के कई अहम खिलाड़ी जिसमें वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से लगातार टीम से बाहर हैं, क्या 2015 का वर्ल्ड कप जिसमें हिंदुस्तान को अपने खिताब का दिफा करना है वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। इन दोनों मौजूदात पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक साहब, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे जूनियर इंडिया क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमी गर्दयाल जी और जाने माने खेल स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स मोहम्मद इशाउद्दीन। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की खुद नविश्त यानी कि प्लेइंग इट माई वे। पहले वो कहा भी करते थे कि मैं अपने अंदाज में खेलता हूं, कोई कुछ भी बोले। आप जानते हैं कि इसका रस्म इजरा हुआ है और ये किताब काफी चर्चा में है। जिस वक्त इस किताब का रस्म इजरा हुआ था उस वक्त जाहिर सी बात है उनके अहले खाना तो थे ही, और भी क्रिकेट से वाबस्ता काफी लोग मौजूद थे जिनमें उनके वक्त की जो करीबी साथी थे क्रिकेट के और जिनका जिक्र किया है सचिन तेंदुलकर ने किताब में, वो सारे लोग थे। इस मुतनाज़ा मामलात का जिक्र किया है सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर, और खास तौर से ग्रेग चैपल के बारे में और अपने कुछ खिलाड़ियों के बारे में। फजल इमाम साहब, ये किताब काफी चर्चा में है। हालांकि इस किताब किस तरह की छपी है और किस तरह की नहीं छपी है इस पर अभी लंबे वक्त तक बात होगी, और ऐसा लगता है कि जिस तरह की लफ्जी जंग ग्रेग चैपल और सचिन तेंदुलकर में छिड़ गई है, और हालांकि हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ी जो साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के हैं वो एक तरह से कहा जाए कि इस किताब का और सचिन तेंदुलकर का दिफा कर रहे हैं। और जो रिएक्शंस आए उस वक्त हिंदुस्तानी टीम के क्रिकेटरों में, उन्होंने भी कहा है साफ तौर पर कि ग्रेग चैपल टीम में फूट डालने का काम कर रहे थे। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ को हटा करके 2007 के वर्ल्ड कप से पहले जो कि वेस्ट इंडीज में खेला गया था, जिस तरह से ये पेशकश, जैसा कि सचिन ने लिखा है कि पेशकश की गई थी कि वो कप्तान बन जाए, उनके घर पर जाके ये पेशकश की थी, लेकिन ग्रेग चैपल का ये कहना है कि वो सिर्फ एक मर्तबा उनके घर पर गए थे जिसमें उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, असिस्टेंट कोच भी थे, उसके अलावा अकेले में कभी नहीं मिले, और ये बात तन्हाई में ही की जा सकती है। आपको क्या लगता है? दो बातें यहां पर है। जिस तरह से हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं रिटायरमेंट के बाद किताब लिखते हैं और नया नया इंकशाफ करते हैं और उन पर यह इल्जाम लगता है कि जिस वक्त वो सर्विस में थे उस वक्त ये बातें क्यों नहीं लिखी। सचिन तेंदुलकर पर भी यही इसी तरह का इल्जाम लग रहा है। आपको क्या लगता है ये किताब जरूरी थी या फिर यह है कि कुछ जो बातें वो जज्ब करते रहे? बोलते बहुत कम थे सचिन अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान, इन बातों को उन्होंने अपने कलम का चौके छक्का लगाकर जाहिर किया है। नहीं, जब आप देखिए किताब की बात जहां तक है तो किताब की सरसरी नजर मैंने भी डाली है, मुझे देखने का मौका मिला है।
किताब बहुत इंप्रेसिव नहीं छपी है। पहले मैं थोड़ी सी किताब पर जिक्र कर लूं, बहुत इंप्रेसिव नहीं छपी है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे दूसरे राइटरों को, ठीक है कि सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम है क्रिकेट पे, लेकिन जो किताब छपी हुई उसके अगर प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो प्रोडक्शन टेक्स्ट की बात भी करें, टेक्स्ट की बात भी मैं कर रहा हूँ। टेक्स्ट में मेमोराइज जब आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं उसमें एक मैच का पूरा का पूरा ये दिया हुआ है स्कोर बोर्ड। मुझे नहीं लगता कि किसी ऑटोबायोग्राफी में आप इस तरह की चीजें देखने को, स्कोरबोर्ड देखने को मिला। आप सनी डेज देखिए, बहुत अच्छी किताब लिखी सनी गावस्कर ने। इमरान वर्सेस इमरान की बात कीजिए आप, इमरान खान का जो ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छा लिखा हुआ। अब रही बात जो दूसरी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, ग्रेग चैपल की बात अगर छोड़ भी जाए और दूसरी जो कंट्रोवर्सीज है, ग्रेग चैपल हमारे इंडियन क्रिकेट की बात की जाए तो वो एक विलन की तरह थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के मामला उनके साथ सामने आए, चाहे वो सौरभ गांगुली का मामला हो, कलकत्ता में जो दर्शक थे या जो शायकीन थे उसे लेकर जिस तरह से उन्होंने भद्दा मजाक किया था उसका मामला हो, तो ग्रेग चैपल यहाँ कंट्रोवर्सीज में थे। उन्होंने कई क्रिकेट खिलाड़ियों का भी कैरियर चौपट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आने के बाद कई क्रिकेटरों ने किया। फजल साहब, इस वक्त अंडर 19 यानी कि जूनियर इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हिंदुस्तान के जाने माने क्रिकेटर इस वक्त अमीकर दयाल साहब इस वक्त कलकत्ता से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमीकर जी, आपका आलमी समय में खैर मकदम है। जो किताब लिखी है सचिन तेंदुलकर ने, और खास तौर से चैपल्स और राहुल द्रविड़ और से रिलेटेड जो मामला है, किस तरह से आप देखते हैं? क्रिकेटर के रिटायरमेंट के बाद अपनी बायोग्राफी लिखने का पूरा हक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, क्या आपको लगता है कि इस किताब के बाद वो उस कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं? एक चैपल ने बहुत तरदीद किया और कहा है कि सचिन झूठ बोल रहे हैं। जवाब भाई ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर के और दूसरे के दायरे से आता है ऐसा न्यूज, तो कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं होती, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो ये दुनिया का सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट का, उसके तरफ से ग्रेग चैपल के बारे में जो लिखी गई है वो भी रिटायरमेंट के बाद जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सचिन को दूसरे लेवल में देखता था, लेकिन ये किताब छपने के बाद मेरी थोड़ी राय थोड़ी बदल गई है। क्योंकि सचिन इतना बड़ा नाम था जब वो कैप्टन भी था इंडिया का, तो अगर उसको उस समय प्रॉब्लम थी तो उसने बीसीसीआई को उस समय क्यों नहीं इतला किया, उसको क्यों नहीं बताया, और उस समय और सारी बात उसकी रखी जाती है बीसीसीआई में हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप रिटायर हो गए हो, आज आप बोलो ये बात, और आप जानते हो ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा। जो भी हमारे विदेशी कोच आते हैं या खासकर ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, उनका क्रिकेट को अलग ढंग से लेते हैं, वो बड़ा प्रोफेशनल होते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी उस जमाने के थे या उसके बाद जो चेंज आ रहा था तेंदुलकर के जमाने में, तो उतना फिजिकली फिट या उतना एथलेटिक नहीं हुआ करते थे, उनको उतना तजुर्बा भी नहीं था उसका। तो वो चेंज जरूर वो अपने ढंग से करा रहे होंगे और शायद वो हमारे खिलाड़ियों को पसंद भी नहीं आ रहा होगा। जी जी, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, उसमें मेरा कोई कमेंट भी नहीं है। तो अमीकर जी, आप हमारे साथ रहिएगा। फजल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। फजल साहब, आपने सुना अमीकर दयाल को, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की खुद कप्तानी कर चुके हैं अंडर 19 टीम के, और बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हिंदुस्तान के, और खेल मुबस्सिर के तौर पर भी उनकी पहचान है। उनका ये कहना है कि क्या जरूरत पड़ गई इस वक्त इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने की? उन्होंने अपनी राय बदल दी है सचिन तेंदुलकर के। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ शबाब, अमीकर ने बहुत अच्छी बात कही। अमीकर बहुत दिनों के बाद उनकी आवाज सुनने को मिला, देखने का मौका बहुत दिनों से नहीं मिला है। तो अमीकर ने जो बात कही वो बात सचमुच बहुत हैरत में डालने वाली है कि आखिर किताब में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी जानी चाहिए थी जो नहीं लिखी गई। पता नहीं, हो सकता है कि वो बातें सामने नहीं आई हैं अभी तक, जो एक बार बार की जाती थी कि उन्होंने विनोद कामली के बारे में नहीं लिखा। लेकिन जो किताब मैंने देखा को भी अच्छा, हाँ, मैंने यही कहा कि जो विनोद कामली के बारे में उन्होंने ये कहा कि कही जा रही थी बात कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने 7 पेज उस पर लिखे हैं। तो इस तरह की कई चीजें अभी किताब की बहुत सारे एक्सट्रैक्ट आने बाकी हैं। मुझे लगता है कि किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्रेग चैपल का मामला हो या कपिल देव का मामला हो, इस तरह की बातें उछाली गई जो नहीं। अमीकर ने बहुत अच्छी बात कही, और हम तमाम लोगों का मानना है कि खासकर क्रिकेट फिक्सिंग को लेकर उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला है। क्रिकेट और या
बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनको अपने करियर के दौरान बोलना चाहिए था, लेकिन उस पर उनकी चुप्पी बहुत कई सवाल खड़े करती कि आखिर क्यों वो खामोश है। अनिका जी, बहुत अहम इशू उठाया है फजल साहब ने कि लगातार स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग होती रही। सचिन तेंदुलकर की ये जिम्मेदारी थी, एक बहुत ही अजीम क्रिकेटर, मुल्क के पूरी दुनिया मानती है और बहुत ही सिंसियर क्रिकेटर भी वो रहे हैं। तो इस तरह का पटाक्षेप उन्होंने क्यों नहीं किया जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे थे, कम से कम नेशन के लिए? भाई फैजल भाई ठीक बोल रहा है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा नाम आपके इंडिया में जब मौजूद है, उसका कोई भी कमेंट बड़ा सीरियसली लिया जाता था, किया जाता था, और कभी भी ये जरूरत नहीं समझी जब वो खेल रहे कि इस इश्यूज पे वो बात उठाए, चाहे वो मैच फिक्सिंग का हो, चाहे वो ग्रेग चैपल का हो। तो वो आज मुझे भी ये लगता है कि एक तरीका बन गया है। आप अगर कोई किताब लिखते हैं तो उसको बेचने के लिए आप इतनी पब्लिसिटी कर चाहते हैं, इतना कुछ ऐसा चीज डालते जिसके कारण वो किताब बिके, जो लोग को शायद पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट आए। तो और जैसे आप देखते हैं फिल्म का भी जो प्रमोशन आजकल होता है, पहले वैसे नहीं होता था। तो आप सचिन तेंदुलकर को प्रमोशन शबाब सिर्फ ये बता रहा है, शबाब कि सिर्फ जी जी उसको हर चैनल में वो जानते हैं। जी, फजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन वही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो एंगल मुझे दिख रहा है सचिन में, जो लगता है नहीं दिखना चाहिए। यानी पूरा मार्केटिंग का एंगल नजर आ रहा है आपको? अगर अमीकर आपने अगर किताब देखी हुई तो उसमें एक स्कोरबोर्ड पूरा दिया हुआ है, जिसको मुझे नहीं लगता कि ऑटोबायोग्राफी में जिन लोगों ने लिखा है या जिन लोगों ने सचिन को यह सलाह दी है कि ऑटोबायोग्राफी में आप पूरा का पूरा स्कोरबोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। आप सनी डेज पढ़िए, मैंने फिर बार बार जिक्र करूंगा, सनी डेज अगर पढ़िए सुनील गावस्कर की, तो उसमें कुछ इतनी दिलचस्प बातें हैं अपने क्रिकेट कैरियर से जो लिखी जानी चाहिए थी। क्या हो सकता है कि एक हिस्सा हो, एक मार्केटिंग जो किताब बेचने का आज कहा जा रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा कॉपी बिक गई, तो किताब बेचने के लिए आप उन सिर्फ कंट्रोवर्सीज को सामने लाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बातें किताब में होनी चाहिए, होंगी भी हो सकता, क्योंकि अभी बहुत किताब पढ़ी नहीं गई है। सिर्फ जो पीआर कंपनीज ने, जो पब्लिक रिलेशन कंपनीज ने जो किताब सप्लाई मुहैया करवाई है मीडिया और दूसरे लोगों को, वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज वाली बातें मुहैया करवाई और वही बात सामने आ रही। मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बातें इसमें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के जो पूरे कैरियर है उस किताब अपने आप में सवाल खड़ा कर देगी। और अमीकर जी, जिस तरह से जहीर खान ने कहा है इस किताब के आने के बाद के चैपल मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं टीम का कोच हूं तब तक तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम बाहर नहीं रह सकते। हरभजन ने भी कहा है, कई तरह के रिएक्शंस आए। तो इतना तो जिस तरह के खिलाड़ी आए हैं सामने, रिएक्शन उनका आ रहा है, क्या ये मान के चला जाए कि वाकई ग्रुपबाजी या फूट डालने की कोशिश ग्रेग चैपल टीम में करते थे? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि सचिन के जब ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ किताब में लिखते हैं और उसकी पब्लिसिटी इतनी बड़े ढंग से होती है, उसके बाद एक के बाद एक जो सचिन के जो कलीग रहे हुए क्रिकेटर्स में भी उनके वेलविशर्स जो टीम में थे, उन लोग उनके फेवर में देने लगते हैं कमेंट्स, और वो भी सब ग्रेग चैपल के अगेंस्ट में। तो बड़ा आप इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं जूनियर क्रिकेट टीम में, किस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड होता है किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर का, और ऐसी जब सूरत हाल पैदा होती है जब वो एक कामयाब क्रिकेटर के तौर पर रिटायर होता है, जिस तरह से आप कामयाब थे, तो किस तरह का लगता है कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए? इस वक्त वो भारत रत्न है, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कंट्रोवर्सी वाली लिखी है, घूम फिर कर जो क्रिकेट शायकीन है वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये डिस्क्लोज वो पहले करते तो चैपल को हटा दिया जाता फौरन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो और थे सॉल्व कर लिए जाते, और हो सकता है जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो नहीं हो पाते। ये बिल्कुल कई खिलाड़ियों का हो सकता है कैरियर बच जाता। जी 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 अमिका जी, मुझे मौका मिला था ग्रेग चैपल से मिलने का, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो उनसे काफी इंटरेक्शन हुई थी, और उस समय मुझे यही लगता था कि उनका जो वे और क्रिकेट को इन लोग जिस ढंग से लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट, बड़ा ही प्रोफेशनल होते हैं। और वो शायद उस समय हम भी जब उनसे मिले थे तो हमारी टीम उस ढंग की कोचिंग के लिए तैयार नहीं थी, तो थोड़ा अजूबा जरूर लगता था। थोड़ा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अगर आप खराब है तो आपके मुंह में खराब बोल देते हैं वो, तो ये थोड़ा शायद वही हैबिट उनकी रही होगी और वो अपने ढंग से कराते होंगे, और हो सकता है वो उतने फ्रेंडली भी नहीं होंगे प्लेयर्स के साथ। लेकिन इसका ये नहीं कहना क्योंकि सचिन जो नाम है उसके मुंह से ऐसी बात आना, उसके जुबान से ऐसी बात आना आज इतने साल के बाद, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि कोई दूसरा प्लेयर अगर बोलता तो उतना महत्व नहीं होता, लेकिन सचिन आज इतने बाद में कह रहे हैं जिसका हर बात को बीसीसीआई आईसीसी इतने सीरियसली लेता है कि जो बात वो बोलते हैं वही रूल बन जाता है। तो क्यों नहीं वो इंडिया के इंटरेस्ट में, भारत के इंटरेस्ट में, अपनी टीम के इंटरेस्ट में, अपने प्लेयर्सों के इंटरेस्ट में
ये बात उसने उस समय उठाई। जी अमिकर दयाल जी, हम दूसरे सेगमेंट में कुछ क्रिकेटरों की बात करेंगे जिनका अब लगता है कि करियर खत्म हो गया है। हम दूसरे सेगमेंट में फिर आपसे बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में जुटेंगे क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स क्रिकेट के मोहम्मद इशाउद्दीन। फजल साहब, जैसा कि आपने सुना कि कह रहे हैं अमिकर दयाल, वो खुद इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जूनियर टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई दूसरा क्रिकेटर होता है तो थोड़ी सी बात तो मानी जा सकती थी, लेकिन सचिन के कलम या उनके मुंह से ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए वो किताब को लेकर अभी तक जो सारी ओवरऑल जो हम लोगों का एक रिएक्शन है या जिस तरह की चीजें देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि किताब बेचने का एक हथकंडा है ये। वो सारी चीजें ठीक है। ग्रेग चैपल आपको उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी, ठीक कहा अमिकर ने कि आवाज क्यों नहीं उठाई। बहुत सारे मामला थे जिसपे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई का डंडा ऐसा है इसमें कोई बड़ा खिलाड़ी कुछ नहीं बोल रहा, मैच फिक्सिंग पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, आप मैच फिक्सिंग पे बोलिए। जब 2000 में मामला सामने आया था अजहरुद्दीन वगैरह का मामला, उस वक्त भी सचिन खामोश रहे। आईपीएल का जब मामला आया तब भी खामोश रहे, दूसरे तनाजात रहे उस पर भी खामोश रहे। सचिन तेंदुलकर आज कम बोलते हैं, ठीक है कि वो आप अपने आलोचकों को मत बोलिए, आप जो आपके जो नाकिद है जो तनकीद करते रहे खेल पे, उस पे मत बोलिए आप, लेकिन आप कम से कम इन मामलात पे जिससे खेल और क्रिकेट बेहतर होता है, क्रिकेट में सुधार आता है, उस पर तो आपको तब भी बोलना चाहिए था। आज जब बोल रहे हैं तो आप पे सवाल उठना लाज़िम। मोहम्मद इशाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशाउद्दीन, अमिकर दयाल से बात की हमने, फजल इमाम मलिक स्टूडियो में मौजूद है। ये दोनों सवाल उठा रहे हैं सचिन तेंदुलकर की किताब का कि सचिन ने पहले इस तरह का रास फाश क्यों नहीं किया था, रिटायरमेंट के बाद अब क्या जरूरत पेश आ गई। आप क्या समझते हैं? आपने सचिन के काफी मैचों को कवर किया है, हाल तक काफी करीब से देखा है, उनकी जो साइकोलॉजी है उनको आपने देखा है, ड्रेसिंग रूम में वो किस तरह से बैठते हैं, मैदान से बाहर आकर अकेले बैठते हैं या खिलाड़ियों के साथ साथियों के बैठते थे। क्या वाकई जब चैपल टीम इंडिया के कोच थे तो ग्रुपबाजी थी टीम में, जिसका इंकशाफ किया है उन्होंने? नहीं, ग्रुपबाजी तो हमेशा टीम में रही है, लेकिन ये सचिन का अपनी किताब में ये लिखना कि वो जो है ग्रेग चैपल जो है हमेशा दबाव डालते थे और फूट डालने की कोशिश करते थे। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर ने जरूरत से ज्यादा ही चैपल की आलोचना की है, और ये बिल्कुल तथ्य सही नहीं है कि इतने दिनों बाद आप कहे कि चैपल ने ये किया वो किया और टीम में फूट डालने की कोशिश की, हमें कप्तानी से हटाने की कोशिश की, फला को कप्तान बनाने की कोशिश की। तो सचिन को, कपिल देव को भी उन्हें अच्छा कोच नहीं माना है, कपिल देव के भी तनकीद की है उन्होंने। नहीं, कपिल देव को कोच तो बढ़िया माना या नहीं माना वो दूसरी बात है, लेकिन कपिल देव के बारे में एक चीज उन्होंने ये जरूर कहा कि कपिल देव जो है मैंने खुद को डिसीजन मेकर नहीं समझते थे। कपिल जो है टीम पर किसी डिसीजन को थोपने के या डिसीजन बनाने की कोशिश नहीं करते थे, वो डिसीजन लेने से अलग रहते थे। तो ये कपिल की अपने ये सोच होगी कि भाई हम कोई डिसीजन ले और अगर उल्टा पड़ जाए परिणाम तो हमारी आलोचना। इशाउद्दीन, चैपल पर लेटते हैं, जिस तरह का इल्जाम लगाया सचिन तेंदुलकर ने, मरतबा उनके घर आए थे, उन्होंने कहा था 2007 के वर्ल्ड कप से पहले कि हम द्रविड़ को से कप्तानी लेना चाहते हैं, आप कप्तान बन जाओ। चैपल ये कहते हैं कि सिर्फ एक बार सचिन तेंदुलकर के घर गया था जब उनका प्रॉब्लम चल रहा था फिटनेस का, उस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट और असिस्टेंट कोच भी मौजूद थे, अकेले में कभी नहीं मिला। और इस पर ग्रेग चैपल ने कहा है कि वो बार बार इसकी तरदीद करेंगे और सचिन तेंदुलकर को इस बात पर मजबूर करेंगे कि सचिन तेंदुलकर इस किताब का जो इतना टेक्स्ट है वो किताब से वापस लें, क्योंकि एकदम बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ग्रेग चैपल अपनी तरफ से सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात जो है वो हम लोग भी समझते हैं कि ग्रेग चैपल जो है अपनी तरफ से खुद उनको ये नहीं कहना चाहिए कि फला को कप्तान होना चाहिए। उन्होंने सहवाग के बारे में भी एक बार कह दिया था कि वो भविष्य के कप्तान है, सहवाग को स्थिति देख लीजिए कहाँ पे है। तो एक कोच जो है टीम को संभालना चाहिए कोच को, न कि कोई भविष्यवाणी करे कि फला क्या होगा, फला हाँ किसी खिलाड़ी को मोटिवेट करे तो कोई बात बने। लेकिन सचिन के साथ जो उन्होंने किया है और जो सचिन जो आजकल कर रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से, वो बिल्कुल क्रिकेट से बिल्कुल अलग तक है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो सवाल एक चीज जोड़ना चाहूँ कि राहुल द्रविड़ अभी तक इस मामले में बहुत खामोश। राहुल द्रविड़ ने किसी भी कमेंट से इनकार किया। हाँ, वही कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़, चूंकि राहुल द्रविड़ को लेकर मामला था, ग्रेग चैपल का मामला था, अगर उनसे कुछ कंट्रोवर्सी होती तो अब तक उनको भी बोल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फजल साहब वक्त हो गया एक ब्रेक का। नाज़रीन, आपने तीनों एक्सपर्ट को सुना कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर अजीम क्रिकेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से किताब में उन्होंने राज का इंकशाफ किया, बेहतर होता कि उसी वक्त ये बात कही जाती, उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती और हो सकता था ये टीम इंडिया और हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा भी होता। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन्हीं मेहमानों के साथ हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे क्रिकेटरों के अपने मुल्क के जिनका कैरियर जो लगता है कि चाहे तो ढलान पर तो आ ही गया है या खत्म ही होने वाला। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या ये क्रिकेटर 2015 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। फौरन लौटते हैं।
किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब और फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे दो दीगर मेहमान, जूनियर इंडिया टीम के साबिक कप्तान अमिकर दयाल और क्रिकेट के मशहूर स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और गौतम गंभीर, ये तीन नाम ऐसे हैं जो एक वक्त में हिंदुस्तानी क्रिकेट की जान और शान हुआ करते थे। इनमें से युवराज सिंह गुज़श्ता वर्ल्ड कप के हीरो भी थे, सबको मालूम है, और सहवाग जो 2007-8 के हीरो थे। लेकिन अब तीनों का नाम ऑस्ट्रेलियाई दौरे और वर्ल्ड कप के लिए लिया जा रहा है और जिस तरह से हिंदुस्तानी टीम से एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से बाहर है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ इन खिलाड़ियों ने हाथ दिखाया है, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीनों खिलाड़ी जो कभी अहम सतून हुआ करते थे टीम इंडिया के, क्या अगले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत ही अजीम क्रिकेटर रहे हैं अगर हिंदुस्तान को वनडे और T20 मैच जिताने की बात की जाए, और कुछ टेस्ट मैचों में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फजल साहब, ये तीन नाम जाहिर सी बात है, चाहे वो क्रिकेट का शायकीन हो या फिर क्रिकेट का जर्नलिस्ट हो या फिर खुद क्रिकेट का खिलाड़ी हो, सबके जहन में है कि क्या इन लोगों का आखिर अब क्या होने वाला है। शायद एक नाम और हरभजन सिंह भी जोड़ लीजिए। हरभजन सिंह भी जुड़ सकता है जी, बिल्कुल। अभी जो हिंदुस्तानी टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए खेलने की कवायद कर, इसमें दो नाम के अलावा, चाहे वो धोनी और विराट कोहली के अलावा बाकी 12-14 खिलाड़ी कौन होंगे, फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जिन तीन नामों, चार नामों का जिक्र हम कर रहे हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, हरभजन हो, इनको अब मुझे नहीं लगता है कि अब इंटरनेशनल करियर में इनकी वापसी होने तो क्या मान लिया जाए कि बगैर रिटायरमेंट के ऐलान के ही ये रिटायर हो जाएंगे? हाँ, ये लग रहा है, क्योंकि आप देखिए विजय हजारे ट्रॉफी में भी अभी जो दो मैच दिल्ली ने खेले हैं उसमें वीरेंद्र सहवाग कुछ नहीं कर पाए, गौतम गंभीर कुछ नहीं कर पाए, उसी तरह से पंजाब के लिए युवराज सिंह को। मोहम्मद इशाउद्दीन, सारे क्रिकेटर का स्टैटिस्टिक्स आपके पास है, बड़े नाम है ये सारे जो लिए जा रहे हैं, 3-4 नाम, आपको क्या लगता है कि ये अब रिटायर हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर यह कर दिए गए? नहीं, 1-2 सीरीज बीच में इनको लिया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये पूरी तरह से नियमित तौर पे जो है भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। इसमें एक खिलाड़ी युवराज सिंह के बारे में मैं कहूंगा कि जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो महेंद्र सिंह धोनी उनको रखना टीम में पसंद करते हैं। शायद यूवी जो है क्लिक कर जाए और भारतीय टीम के लिए बढ़िया हो, तो एक सोच जो है हमारी समझ ये होती है कि धोनी समझते हैं कि युवराज सिंह को टीम में वर्ल्ड कप के लिए रखा जा सकता है। बाकी तीनों नाम जो है हरभजन या गौतम गंभीर या सहवाग, इनके लिए हमें नहीं लगता कि इनकी वापसी किसी तरीके से धोनी का सॉफ्ट कॉर्नर काम आ रहा है। मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि युवराज सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज अभी, अगर आप, मैं अभी हाल ही में एक कंक्लेव में मुझे मिलने का मौका मिला युवराज सिंह से, उनकी कहीं से नहीं लगता है कि फिटनेस उनको है, कहीं से नहीं लगता है कि अब वो फिर क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। बॉडी लैंग्वेज से अगले थके हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। तो हो सकता, धोनी अगर चाह लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन युवराज सिंह को लेना एक जुआ खेलने से ज्यादा का नहीं होगा। वो अब चलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पूरी जो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज है, पूरा जिस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है, वो नहीं लगता है कि अब वो कहीं। इसकी वजह और ये भी हो सकती है कि अभी जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं वो कुछ नहीं, फिर किसकी जगह जाएंगे, किसकी जगह जाएंगे? आप देखिए युवराज सिंह के, आप विराट कोहली हैं, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे पे अभी अंबाटी रायडू ने सैकड़ा जमाया, तो आप उनकी किसकी जगह पे जाएंगे? सवाल ये भी कि आप किसको बाहर करें। इशाउद्दीन, जगह की बात भी है, नए खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा इल्जाम लगता रहा है धोनी की पसंद और नापसंद का। आपने एक जिक्र किया, युवराज सिंह
जिनको वो खिलाना चाहते हैं। तो क्या अभी भी महेंद्र सिंह धोनी का ही सिक्का चल रहा है हिंदुस्तानी टीम पर? बहुत हद तक तो चल ही रहा है, लेकिन फजल ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। बस मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि धोनी के दिमाग में कहीं न कहीं यूवी के नाम है। ये नहीं कि उनको 100% टीम में रख ले, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में यूवी की बात है। रही बात कि धोनी की कहा कितना असर है भारतीय टीम की पकड़ पर, तो हमें लगता है कि अभी 70-80% है। और वर्ल्ड कप आते समय, बल्कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब शुरू होगी टेस्ट सीरीज, तो उस समय पता चल जाएगा कि कितनी पकड़ है, क्योंकि उस समय तक श्रीनिवासन के बारे में फैसला हो सकता है 23 नवंबर के बाद कि क्या होना है। तो श्रीनिवासन के ऊपर जो है, भविष्य के ऊपर धोनी की पकड़ के बारे में सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। धोनी की पकड़ कितनी कमजोर होगी या मजबूत, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय के इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए मोहम्मद इशाउद्दीन। फजल साहब, आप जैसा कि इशाउद्दीन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह पता चलेगा, और एक स्टैटिस्टिक्स जो क्रिकेट का है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट कह रहा है, आप भी नजर रखे हुए कि 80% तो अभी भी पकड़ है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस वक्त इंडियन टीम में जो धोनी चाहते हैं वही होता है। सेलेक्टर्स भी टीम जब चुनते हैं तो जाहिर है कैप्टन वहां मौजूद भी होता है, लेकिन कैप्टन से मशवरा किया जाता है। और ये महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन है पूरी तरह से सेलेक्टर्स पर हावी रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आपको क्या लगता है कि धोनी बार बार ये कहते रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाए, और सीनियर्स को कभी उन्होंने पसंद भी नहीं किया, ये सब लोग जानते हैं? नहीं, देखिए, सीनियर्स को भी पसंद नहीं किया, वो अपनी पसंद तो थोपते रहे। आप देखिए रविंद्र जडेजा, क्या आप पिछले 1 आध साल में उनका देखिए, 1 आध मैच में बहुत क्लिक कर गए, लेकिन टीम का हिस्सा है। फर्स्ट प्लेइंग 11 में भी वो खेलते हैं। अमित मिश्रा बहुत अच्छा करते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलता है। तो कुछ खिलाड़ियों को तो वो टूरिस्ट के तौर पे टीम के अंदर बाहर करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि धोनी को अपनी पसंद और नापसंद के अलावा सबसे बड़ी चीज है कि अगर फ्यूचर की टीम इंडिया तैयार करना है, जैसे इस सीरीज में था, आपने युवराज की बात की, अगर हिंदुस्तान को युवराज को आजमाना था तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था, ताकि आप अगर 2015 की तैयारी कर रहे हो और किसी सीनियर खिलाड़ी को टीम में रखना चाह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है बहुत ऐसी टीम नहीं है जो बहुत अच्छी टीम कही जा रही है। वो अचानक एक सिर्फ गैप भरने के लिए आई है, जो वेस्ट इंडीज का दौरा रद्द हो गया, इसलिए उनकी टीम को। अमिकर दयाल इस वक्त जुड़ चुके हैं, जूनियर इंडिया टीम के साबिक कप्तान। अमिकर जी, सहवाग की बात हो या फिर युवराज की बात हो, गंभीर की बात हो या हरभजन की बात हो, हम इनका चर्चा कर रहे हैं। आप एक क्रिकेटर के नाते क्या बताएं, और एक्सपर्ट भी आप हैं, क्या इन लोगों का करियर अब ये मान लिया जाए कि खत्म हो चुका है? जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारे जो उनका जो फिटनेस लेवल है, ये जो खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वो उतना अब नहीं है जो शायद 2 साल पहले था। और अभी वर्ल्ड कप में भी अभी 1.5 साल बाकी है, तो उस समय उनका क्या रहेगा ये मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन जो अभी हमने देखा उनको रिसेंट मैच में, मुझे नहीं लगता कि इनको लेके टीम आगे बढ़ने वाली है। नए चेहरे को, नए ब्लड को भी चांस देगी। और इसमें कप्तान धोनी का कितना रोल हो सकता है? कप्तान धोनी तो पूरा कंट्रोल ही कर रहे हैं, वो जो टीम चाहते हैं उनको है, और मुझे लगता है वो अभी कंटिन्यू करेंगे, वो तो कैप्टन रहेंगे, तो बहुत ही बड़ा रोल होगा। और पूरी टीम, हमको लगता है वो ऑलरेडी 80% जो खिलाड़ी है उनको, उनके मन में तो जरूर फाइनल हो गया होगा कि ये लड़के खेलेंगे। अब जो बाकी बचे हुए 4-5 या 3-4 खिलाड़ी होंगे, इस पे ही अभी सोचना बाकी होगा, क्योंकि जब ऐसा कोई टूर्नामेंट आता है या आने वाला होता है तो तैयारी, खास करके जब से धोनी कैप्टन बने हैं तो पहले से ही लोग को अंदाजा हो जाता है कौन कौन प्लेयर। एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप भी टीम इंडिया को लीड कर चुके हैं जूनियर लेवल पर। जब आप कप्तान हुआ करते हैं और कई खिलाड़ी आपके सामने होते हैं, 11 की टीम मैदान में उतरनी है, 15 आपके पास हुआ करते हैं और सभी अच्छे नजर आते हैं, जिस तरह से इस वक्त धोनी के साथ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप लोग फेस करते हैं? एक एज ए कैप्टन अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि अच्छे खिलाड़ी सभी हैं, लेकिन इनमें से कुछ को बाहर बैठाना है और कुछ को लेना है। इस सिचुएशन इस ओवरऑल इंडियन क्रिकेट के साथ है, काफी यंगस्टर्स आ रहे हैं और इसी तरह से यही वजह है कि सीनियर्स को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये वनडे क्रिकेट और ये 2020 जो क्रिकेट है, इसमें थोड़ा सा फिटनेस, क्योंकि फील्डिंग का इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है, और छोटे टाइम में अगर आप थोड़ा देर भी आप अनफिट हो जाते हैं तो बहुत टीम को नुकसान हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि इसमें फिटनेस बहुत जरूरी है, और ये 4 खिलाड़ियों का जो नाम दिया गया है वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। आलमी समय से बातचीत करने के लिए अमिकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। और आखिर में एक मुख्तसर में, चूंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होने का वक्त आ गया है, फजल इमाम मलिक, फिर से आपकी राय क्या है कि ये जो 4 नाम हैं शायद आलमी कप में 2015 में नजर नहीं आए? ये मुझे नहीं लगता कि नजर आएंगे, क्योंकि जो यंग ब्लड हमारे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे कई खिलाड़ी हैं, वो इनकी जगह लगभग भर चुके हैं। अब वही फिर मैं कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को आजमाना था, इन्हें टीम इंडिया में इनको शामिल करना था, तो वेस्ट इंडीज, ये श्रीलंका के खिलाफ जो मौजूदा सीरीज चल रही है, उसमें इनको टीम में शामिल किया, चाहे वो गंभीर हो चाहे युवराज सिंह हो। लेकिन ये ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आप विजय हजारे ट्रॉफी में आप देख लीजिए, यानी इस सीरीज में शामिल न करके एक तरह से सिलेक्टरों ने इशारा दे दिया है। हाँ, जाहिर तौर शायद अब इनके नाम और वो जिस फिटनेस की बात हमें करने की बहुत अच्छी, वही बात मैंने कहा कि युवराज सिंह की फिटनेस को देख के लग नहीं रहा कि कहीं से वो बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल पाएंगे। ये 3-4 नाम जो है वो जिनके बारे में जिक्र किया गया, वो हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरी तरह से फिट भी नहीं है, और इन खिलाड़ियों को भी इस बात का इल्म हो चुका है, खासतौर से ये देखते हुए कि जो यंगस्टर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं, काफी अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें मालूम है कि शायद उन्हें जगह नहीं मिल सके। एक बात जरूर कही गई है, इशाउद्दीन ने कही थी कि युवराज सिंह पर नजर अभी भी धोनी की है, मौका देखते ही हो सकता है वो उन्हें टीम में ले लें। लेकिन जैसा कि फजल साहब ने कहा कि अभी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई है, उनका बॉडी लैंग्वेज देख ऐसा नहीं लगता कि वो क्रिकेट खेलने के लायक अब रह गए, जहां तक फिटनेस का मामला है। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो चला है। हम शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय के स्टूडियो में आने के लिए फजल इमाम मलिक आपका, और नाजरीन आपसे इजाजत लेते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप हमारे इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। चलिए आप हमारी वेबसाइट समय लाइक। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।